Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. So today is 11th of April. Okay, तो आज मैं आपके सामने 11th अप्रैल की करंट अफेयर्स लेके आया हूँ. सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. ओके 6 AM हो चुके हैं और आज जो MCQ डिस्कस करने वाला हूँ बड़े इंपॉर्टेंट MCQ हैं. एक दो तो इतने इंपॉर्टेंट है तो मेरा मानना है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन उससे फ्रेम किए जा सकते हैं. ओके तो लेक्चर को एंड तक देखेंगे. बस आपका मैं 15 मिनट्स लूँगा, 15 to 16 मिनट्स, और ये सारा टॉपिक जो 11th अप्रैल का करंट अफेयर्स है वो सिंगल लेक्चर में हम कवर कर देंगे. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं क्या क्या चीज़ें 11th अप्रैल के लिए न्यूज़ में है. बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, जिसमें हम और ऐसे वीडियोस बनाते रहें. तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स जो है वो 11th अप्रैल के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रिसेंटली वैसे मैंने पहले भी कवर किया हुआ, बट अभी 9 अप्रैल को ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है. क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज यंगेस्ट PM ऑफ आयरलैंड. ये यंगेस्ट PM ऑफ आयरलैंड अब अपॉइंट हो गए हैं, याद रखिएगा. अभी ये न्यूज़ में आ गए हैं क्योंकि पहले भी न्यूज़ में थे, बट अभी रिसेंटली इन्होंने याद रखिएगा अपना ऑफिस जो है वो ज्वाइन कर लिया है. तो कि कौन है जो रिसेंटली इलेक्टेड हुए यंगेस्ट PM ऑफ आयरलैंड, ठीक है, तो ये उनकी इमेज है. ठीक है, इनका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, साइमन हैरिस. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपसे बार बार पूछा जाएगा साइमन हैरिस के बारे में. ओके और 9 अप्रैल मैंने बताया ना, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, मतलब ही इलेक्टेड द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ऑन 9 अप्रैल 2024. इसलिए वापस ये चीज़ न्यूज़ में आ गई है. ओके अगर मैं आयरलैंड की बात करूँ, ठीक है, अच्छा मैंने बोला यंगेस्ट PM है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, इनकी एज कितनी है, कितने साल में, या एट द एज ऑफ, मतलब कितनी एज में ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए, कहाँ के, आयरलैंड के. ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. आयरलैंड की बात करें तो पॉलिटी पर्सपेक्टिव से आयरलैंड से हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर लिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. आपने पढ़ा भी होगा, DPSP हैज बीन टेकन फ्रॉम वेयर, दैट इज आयरलैंड. ओके कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ ये DPSP जो है वो किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है और उसके आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं. तो DPSP का पार्ट और आर्टिकल ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे. ओके क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज़. आयरलैंड की बात करें, कैपिटल आप सबको पता है डब्लिन है. ओके करेंसी यूरो है और साइमन हैरिस अभी राइट नाउ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं. ओके आप देख सकते हैं यूरोप की ही कंट्री है, ठीक है, दैट इज आयरलैंड. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. इन अप्रैल 2024, याद रखिएगा, हिग्स बोसन डिस्कवरी, आपने सुनी होगी हिग्स बोसन की डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट रही है, ठीक है, और इसको डिस्कवर करने वाले एक नोबल लॉयट्रेट थे, इनका नाम था पीटर हिग्स. उनकी डेथ हो गई रिसेंटली, याद रखिएगा, एट द एज ऑफ 94 उनकी डेथ हो जाती है. ओके तो मैंने पूछा इन विच ईयर ही वॉज अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज फॉर दिस. याद रखिए हिग्स बोसन की जो उन्होंने डिस्कवरी की थी उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था. तो मैंने आपसे पूछा है, अभी उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, तो उनको किस ईयर में नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि अभी इनकी डेथ हुई है. याद रखिए फिजिक्स से बिलोंग करते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट, इनको नोबेल प्राइज कब मिला मैं आपको बता देता हूँ. इसका करेक्ट आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर 2013 में. तो 2013 में आपको याद रखना है, ब्रिटिश से ये बिलोंग करते हैं, फिजिक्स के हैं, याद रखिए पीटर हिग्स. ओके 94 में इनकी डेथ हो जाती है. और ये फेमस कैसे हुए थे, बिकॉज ऑफ हिग्स बोसन पार्टिकल, जिसको आप गॉड पार्टिकल भी कहते हैं. UPSC के प्रीवियस ईयर 2014-15 में क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बहुत फ्रेम किए गए थे इस पर. अब इनकी वापस अभी रिसेंटली डेथ हुई है, तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए. एक्चुअली जो गॉड पार्टिकल, जिसको आप हिग्स बोसन पार्टिकल या गॉड पार्टिकल कह रहे हैं, याद रखिएगा ये एक तरीके से एक्सप्लेन करता है, हेल्प करता है टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड आफ्टर द बिग बैंग. मतलब बिग बैंग के बाद किस तरह यूनिवर्स क्रिएट हुआ, उस पर ये आपको याद रखिए गॉड पार्टिकल, जिसको आप हिग्स बोसन पार्टिकल भी कहते हैं, वो आपको हेल्प करता है. ठीक है, और इसकी डिस्कवरी के लिए 2013 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, बट अभी उनकी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है, तो एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. ओके चलिए, और याद रखिए ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, वो ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में आते हैं. रिसेंटली हु रिलीज द ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024. ओके ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 पब्लिश भी की गई, और जिसमें सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के पेशेंट वर्ल्ड में, याद रखिए इंडिया में ही हैं. ओके इस रिपोर्ट में पता चला है. तो ड्यूरिंग वर्ल्ड हेपेटाइटिस सबमिट हो रही थी लिस्बन पोर्चुगल में, याद रखिए 9 से 11 अप्रैल तक ये सबमिट चलती है. ओके और ये सबमिट कहाँ हुई है, लिस्बन पोर्चुगल में, वर्ल्ड हेपेटाइटिस सबमिट, और यहीं पर रिपोर्ट पब्लिश की गई, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024, जिसमें मैंने आपको बताया सबसे सारे हेपेटाइटिस के पेशेंट जो हैं वो इंडिया में ही हैं. ओके तो किसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, क्वेश्चन ये है.
अब यूएन, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, यूनेस्को तो करेगा नहीं, वर्ल्ड बैंक भी नहीं करेगा, यूनाइटेड नेशन और डी में से आप कंफ्यूज हो गए, बट इसका करेक्ट आंसर हेल्थ से आप मार्क करो, हेल्थ से रिलेटेड है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, WHO ने, याद रखिएगा, उन्होंने ही रिलीज की है इस रिपोर्ट को, और हाईएस्ट प्रेवलेंस याद रखिए हेपेटाइटिस का जो किस कंट्री में है, वो इंडिया में है। और एक बात और बता दूं, ये खास बात है, WHO ने टारगेट बनाया है कि हम हेपेटाइटिस को एलिमिनेट कर देंगे वर्ल्ड से 2030 तक। तो ये भी याद रखना, उनका टारगेट क्या है कि 2030 तक हेपेटाइटिस जो बीमारी है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ओके, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि पहला, टारगेट कब तक एलिमिनेट करेगा, 2030। सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के पेशेंट किस कंट्री में है, इंडिया। इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया, दैट इज WHO। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। In which country Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity has decided to organize the Clean Economy Investor Forum in June 2024? तो जून 2024 में ये फोरम होगा, ये याद रखिएगा, इन्वेस्टर फोरम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, IPEF। अब आप सोचे होंगे सर ये IPEF क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, US बेस्ड है, ठीक है। जून 2024 में ये इन्वेस्टर फोरम होगा, कहाँ पे होने वाला है, तो ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। याद रखिएगा, सिंगापुर में फोरम होने वाला है। मैंने जिस तरह आपको मैं क्वेश्चन में डिटेल बताता हूँ, एक बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैंने बताया IPEF जो फोरम है, याद रखिए IPEF है जो प्लेटफॉर्म है, ये इंडो पैसिफिक, देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ। यस, इट इज अ US लेड इनिशिएटिव। IPEF इज अ US लेड इनिशिएटिव, याद रखना आपको, ठीक है। और ये कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है कहाँ पर, दैट इज एट सिंगापुर। जून 2024 में कहाँ होगा, सिंगापुर में। अगेन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, आप इसको जस्ट गो थ्रू कर लो कि कहाँ होने वाला है, दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि जून में होगा तो जून में वापस न्यूज में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो ये US लेड इनिशिएटिव है IPEF। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Who has been awarded, this is most important question, ठीक है, जॉन एल जैक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, पहले मैं बता दूं, मैंने यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी में गलत बोल दिया। मैंने ये बोल दिया IPEF जो है, याद रखिएगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रॉस्पेरिटी है, मैंने बोल दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिएगा, एक US लेड इनिशिएटिव है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने एक वर्ड गलत यूज़ कर दिया था, जबकि यहाँ पर वो मुझे यूज़ करना था कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड जॉन एल जैक स्विगर्ट JR अवार्ड 2024। याद रखिएगा, क्योंकि ये अवार्ड जो दे रहा है फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय US बेस्ड स्पेस फाउंडेशन। याद रखिए, US बेस्ड स्पेस फाउंडेशन है जो ये अवार्ड दे रहा है। ओके, तो किसको ये अवार्ड मिला है, फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अवार्ड जो मिला है वो इसरो को दिया गया है, इसरो एंड इस टीम को ये अवार्ड मिला है। और किस लिए मिला है, बिकॉज ऑफ चंद्रयान 3। याद रखिएगा, आपको पता होगा चंद्रयान 3 हमारा एक सक्सेसफुल मिशन था, उसके लिए याद रखिएगा ये अवार्ड मिला है। ओके, और ये US बेस्ड, याद रखिए, दिस अवार्ड इज गिवन बाय US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस फाउंडेशन। याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल, ठीक है, तो ये याद रखना आपको, ये अवार्ड कौन देता है, US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस फाउंडेशन में, वो ये अवार्ड देती है। और जिसको ये अवार्ड मिला है वो है इंडिया का इसरो को ये अवार्ड मिला है, एंड इसरो एंड इस टीम हैज गॉट दिस अवार्ड फॉर चंद्रयान 3। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन मेरा मानना है एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। ओके, इसरो की बात करें तो इसरो आप सबको पता होगा 15 अगस्त 1969 में फॉर्म होता है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और चेयरमैन S सोमनाथ है। जबकि पहले चेयरमैन इसके जो थे वो थे विक्रम साराभाई, याद रखिएगा, हु इज ऑल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ इसरो। ओके, और पहले चेयरमैन भी बनते हैं इसरो के, तो उनका नाम भी याद रखना, विक्रम साराभाई का। ओके, और ये इसरो जो है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, याद रखिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। तो कुछ चीज़ें याद रखना, फॉर्मेशन डेट देखिए 15 अगस्त है, तो बड़ी अच्छी डेट है, 15 अगस्त 1969। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड imposing an anti-dumping duty on sodium cyanide। सोडियम साइनाइड में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात की है किस ऑर्गेनाइजेशन ने। आप सोचोगे सर एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस सपोज ये कंट्री है, फॉर एग्जांपल ये है, एग्जांपल देता हूं चाइना, ठीक है, और ये कंट्री है इंडिया, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा बता देता हूँ एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है। चाइना लेट अस सपोज एक गाड़ी बनाती है, ठीक है, एक खिलौना बनाती है लेट अस सपोज, ठीक है, जिसका कॉस्ट मैं रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज़। कितना कॉस्ट है, 5000 रुपीज़। इसको वो चाइना में 5000 रुपीज़ में सेल आउट करती है, ठीक है। अब वो क्या करती है, यही कार को चाइना बना रही है, कार बना रही है,
वो अपने लोकल मार्केट में कितने में सेल आउट करी 5,000 रुपीज़ में, बट वो जब वो इंडिया में इसको याद रखिएगा इंडिया में एक्सपोर्ट करती है, ऑफकोर्स इंडिया के लिए तो इंपोर्ट हो जाएगा क्योंकि इंडिया में आ रहा है, बट चाइना इसको एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया में, ठीक है, और वो बेचती है इसको सिर्फ 1,000 रुपये में। कितने में? 1,000 रुपये में। तो आप कहेंगे ना अपने लोकल मार्केट में 5,000 में बेच रही थी, बट यहाँ पर 1,000 रुपये में बेच रही है इंडिया में, तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, लोग चाइना के गुड्स से खुश भी हो जाएंगे, देखो अपने मार्केट में महंगा बेच रहे हैं, हमारे मार्केट में कितना सस्ता बेच रहे हैं। बट एक्चुअली दिस इज डिसएडवांटेज। क्यों? इन्होंने था ये 5,000 का, बट इन्होंने बेचा कितने में? इंडिया के मार्केट में 1,000 रुपीज़ के, और अपने लोकल मार्केट में 5,000 के सेल आउट कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, हमारे जो मैन्युफैक्चर है, मान लो सेम वो जो कार खिलौना होगा उसको सेम हमारे मैन्युफैक्चर लेट सपोज 2,500 रुपीज़ में बना पा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो हमारे लोकल मैन्युफैक्चर मान लो 4,000 रुपये में बेच पाएंगे, ठीक, कुछ टैक्स वगैरह सब लगा के, बट ये 1,000 रुपये में बिक रही है और ये बाहर का भी प्रोडक्ट है, तो लोग क्या करेंगे, इस 1,000 वाले को लेंगे, तो इस समय लोकल मैन्युफैक्चरिंग का क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा हमारे देश में लोकल मैन्युफैक्चर डेवलप ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जानबूझ के सस्ता अमाउंट करके हमारे यहाँ इंडिया में डंप कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, और अपने खुद के लोकल मार्केट में 5,000 में सेल कर रहा है, बट इंडिया में ये चीज डंप कर रहा है। तो अब क्या होगा, अब भाई मोदी जी को पता चलेगा ऐसा हो रहा है, तो क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे टैक्स। इसमें क्या हो, इसका 1,000 का आइटम कितने का हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये का हो जाए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो यहां पर लगाया जाएगा वो टैक्स, उसी को कहते हैं हम एंटी डंपिंग ड्यूटी, याद रखिएगा। तो लगाई जाएगी, इसमें हमारे लोकल जो मैन्युफैक्चर है वो हार्म ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो मैंने बहुत सिंपल सेंस में आपको बताया, हमारे लोकल मैन्युफैक्चर को बचाने के लिए लगाई जाती है, ओके। अब मैंने क्वेश्चन पूछा भी किस ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड किया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए सोडियम साइनाइड प्रोडक्ट्स, ओके, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया, ऑप्शंस आपके सामने, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं। करेक्ट आंसर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने ये रिकमेंड किया है। किस कंट्री के प्रोडक्ट को रिकमेंड किया है वो भी बताता हूं मैं आपको। उन्होंने बोला है जो भी इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, यूरोपियन यूनियन से, जापान से और कोरिया से, ठीक है, इस पर याद रखिएगा 5 ईयर की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए, किन प्रोडक्ट पर, सोडियम साइनाइड पर, ओके। तो ये जो है इन्होंने रिकमेंडेशन दी है अभी, और मैंने आपको बता दिया एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, जो बेसिक सेंस में आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हर कंट्री इसके पास एक्सपर्ट होगी इस फील्ड की, वो ऐसे डंप करती है अपने मार्केट को बनाने के लिए, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा रहा हूं, इसको आप जरूर नोट डाउन करिए। एक बटरफ्लाई है जिसका नेम है नेप्टिस फिलियारा, ओके। नेप्टिस फिलियारा रिसेंटली डिस्कवर्ड हुई है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई है। कहां डिस्कवर हुई है? टेले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, याद रखिए टेले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में आ गई, तो ये किस स्टेट में लोकेटेड है? आई होप आप समझ रहे होंगे। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप कहते हो सर कौन कौन सी याद करें? मेरा मानना है जो न्यूज में उनको याद करो। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैं बताता हूँ, ये आपके नॉर्थ ईस्ट में है, तो आंध्र प्रदेश तो सीधा कट हो गया। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ, आप ये सोच रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैंने डाल रखी है कि रेयर बटरफ्लाई स्पीशीज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछ सकते हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां लोकेटेड है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, न्यूज में चल रही है, तो मैंने आपको बता दिया अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ओके। चलिए, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो क्या आप सबको पता होगा, अरुणाचल प्रदेश वैसे भी न्यूज में है, कोई चाइना इसको कहता है ये उसका पार्ट है, ओके, तो इसकी वजह से न्यूज में चल रहा है। इसकी कैपिटल याद रखिए अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, ओके। सीएम है पेमा खांडू जो है सीएम है, याद रखिएगा, और पटनायक जी याद रखिए गवर्नर है, ओके। और डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे टोटल 26। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट्स कितनी है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट्स कितनी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा सीट्स कितनी है, ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ना, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज इन्वोक्ड द पीस क्लॉज फॉर राइस के लिए पीस क्लॉज को इन्वोक किया है एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पीस क्लॉज को, ये पीस क्लॉज 2013 में आया था। एक्चुअली क्या है कि एक कंडीशन से, अब आपको मैं पूरी डिटेल में तो नहीं बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ कि आप एमएसपी कितना दे सकते हो कंट्री में, ठीक है, उसकी लिमिट है। आप 10% से ज़्यादा एमएसपी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो नहीं दे सकती हैं, एक बेसिक बता रहा हूँ मैं, 10% से ज़्यादा वो एमएसपी नहीं दे सकती हैं, ठीक है। अब कहेंगे सर 10% ऑफ वॉट, ठीक है, तो इसका भी एक प्रोडक्शन का एक ईयर डिसाइड किया गया है कि इस ईयर पे जितना ही प्रोडक्शन होगा उसके 10% से आप ज़्यादा एमएसपी नहीं दे सकते हो, ठीक है। बट आपको पता होगा इंडिया में एमएसपी दिया जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स में हम देते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमएसपी, ओके। तो अगर आपने 10% की जो लिमिट है इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इसके बाद फिर आप पे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो सैंक्शंस लगाएगा। इसी को देखते हुए 2013 में एक एग्रीमेंट किया गया था जिसमें एक टेम्पररी सोल्यूशन निकाला गया था, जिसे कहते हैं पीस क्लॉज।
क्या कहते हैं, पीस क्लॉज। तो याद रखिए जो डेवलपिंग कंट्री है वो 10% अगर क्रॉस करती हैं तो उस पीस क्लॉज को यूज कर सकती हैं एज ए एक्सेप्शनल, जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है तब तक। तो अभी भी पीस क्लॉज ही चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली, याद रखिएगा, इस पीस क्लॉज को वापस 5th टाइम कह सकते हैं इंडिया ने वापस इसको यूज किया, इन्वोक किया है, क्योंकि 10% इंडिया क्रॉस कर रही थी, तो ऑफकोर्स इसको इंडिया ने वापस इन्वोक किया। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। बाकी आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर को, तो मैंने वहां पर सब्सिडीज के टाइप्स बताए हुए हैं, कितने % आप सब्सिडी दे सकते हो, वो मैंने डिटेल में बताया हुआ है। बट यहां पर आपको बेसिक याद रखना है, इंडिया ने इन्वोक किया है WTO का जो पीस क्लॉज है फॉर द 5th टाइम, बिकॉज वो अपनी सब्सिडी की जो लिमिट है 10% उसको इंडिया क्रॉस कर रही थी, ओके। और ये लीगली है, इंडिया कर सकती है क्रॉस, क्योंकि 2013 में एक पीस क्लॉज दिया गया था, ओके, जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 9th में आते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 6th एडिशन ऑफ ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 रिपोर्ट पब्लिश बाय हुरॉन इंस्टीट्यूट। हुरॉन इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग इंडिया में अगर मैं यूनिकॉर्न्स की बात करूं तो उसकी ही ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंकिंग क्या है। देखिए रैंक 1 पर जो है वो तो यूएसए है, और रैंक 2 पे जो है वो है चाइना, ओके, और रैंक 3 पर है आपकी इंडिया, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज इंडिया। इंडिया रैंक 3rd पे आता है, ठीक है, विथ, याद रखिएगा, विथ रैंक इंडिया रैंक 3rd विथ 67 यूनिकॉर्न्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। Who has been named at ICC Men's Player of the Month for March 2024? मार्च मंथ कंप्लीट हुआ है, तो मार्च हर मंथ याद रखिएगा एक आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनता है। मेल भी बनता है कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में ही बनता है, ओके। तो मैंने आपसे पूछा मेल कैटेगरी में कौन बना है। नाउ इट बिकम्स आई थिंक मोर डिटेल्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग क्रिकेट, बट जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया जाता है। इसमें करेक्ट आंसर बता देता हूँ, शुभमन गिल नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। जो क्रिकेट देख रहे हैं आजकल, इन्होंने बहुत सेंचुरीज हिट की हुई, श्रीलंका के प्लेयर हैं, यानी कि केमेंदू मेंडिस, ओके। इनकी इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी बने हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मार्च मंथ, ओके। और अब आप सोचेंगे सर वुमेन में भी किसी को बनाया गया, बिल्कुल वुमेन का मार्च 2024 का याद रखिएगा, माया बाउचर जो है इंग्लैंड की प्लेयर है वो बनी है, ओके। तो ठीक है, इतना याद रखना है। इंडिया की साइड सॉरी मेल कैटेगरी में कौन बना, फीमेल कैटेगरी में कौन बना है। आईसीसी की बात करें, आईसीसी का हेडक्वार्टर जरूर याद रखना, ठीक है। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में, याद रखना, ठीक है। इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मैं बात कर रहा हूं, तो दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है, 1909 में फॉर्म हुआ था। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इसका हेडक्वार्टर कहां है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में आते हैं। ऑन विच डे नेशनल सेफ मदरहुड डे 2024 इज सेलिब्रेटेड, ओके। तो ये डे कब सेलिब्रेट किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन, अगेन इफ यू नो कब सेलिब्रेट किया था डायरेक्टली मार्क द आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 11 अप्रैल, ओके। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है, ओके। मैटरनल हेल्थ और वेलबींग के लिए नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है वो 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। 12th क्वेश्चन, इन अप्रैल 2024 हु मेड आईपीएल हिस्ट्री विथ 100 कैचेस, 100 विकेट्स एंड 1000 रन। यार देखिए उसने 1000 रन भी बनाए हैं, 100 कैचेस भी लिए हैं और 100 विकेट्स भी लिए हैं। ऐसा प्लेयर कौन है, ओके। आप सोचेंगे सर ऑलराउंडर ही होगा, बिल्कुल धोनी जी तो हो नहीं सकते क्योंकि इतने विकेट वो ले नहीं सकते, ठीक है। अब हार्दिक पांड्या हो सकता है, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली इतने विकेट नहीं ले सकता। दो ही ऑप्शन बचते हैं ऑलराउंडर में, जडेजा और हार्दिक पांड्या। इसका करेक्ट आंसर है सीएसके का प्लेयर है रविंद्र जडेजा, याद रखिएगा। रविंद्र जडेजा इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 13th में आते हैं। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस अ कैंपेन टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से गार्बेज को कलेक्ट किया जाएगा, इसके लिए किस कंट्री ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंडिया, आप लोग सोच रहे होंगे, बट इंडिया ने नहीं किया है, इसको किया है नेपाल ने। किसने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, नेपाल ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया। बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि नेपाल ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जो कि अच्छा इनिशिएटिव है। नेपाल की बात करें, नेपाल की कैपिटल आप सबको पता होनी चाहिए काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपी है। प्रेसिडेंट रामचंद्र है और प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहल है। याद रखिए पुष्पा कमल जो है वो एट प्रेजेंट पीएम है किसके, दैट इज नेपाल के, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए यहां पर आपको एक डिफेंस का वेपन दिख रहा होगा। विच कंट्री प्रोवाइडेड इंडियन आर्मी विद द पोर्टेबल इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम। ये है इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम, ओके। रिसेंटली इंडिया को मिला है। कौन सी कंट्री ने इंडिया को ये सिस्टम दिया है, ओके। तो आई थिंक अगर हम बात करते हैं, चाइना तो देगा नहीं, ठीक है। फ्रांस दे सकता है, मे बी यूएसए या रशिया। चाइना तो इंडिया को वैसे भी वेपन क्यों ही देगा, ठीक है। पाकिस्तान को तो नहीं देना है, इंडिया को देना है, ओके। तो इसको दिया है और इंडिया को वेपन्स कौन देता है जनरली, आप सोचिए। यस, द करेक्ट आंसर रशिया।
तो रशिया वेपन्स देता है और रशिया ने ही इंडिया को ये वेपन्स अभी प्रोवाइड किए हुए हैं। ओके, तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि वेपन अभी जो है किसने दिया है, तो करेक्ट आंसर वुड बी रशिया। ओके, तो ये थे आज के एमसीक्यू। आपने देखे होंगे मैंने बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सारे एमसीक्यू बता दिए। कुछ लोग मेरे कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा था कमेंट कर रहे थे कि सर हम डेली ना देख के वीकली देख लें या वीकली देख लें या मंथली देख लें, तो क्या उससे हो जाएगा हमारा काम? देखिए, आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना, आप सीरियस स्टूडेंट हो, ठीक है, दिन में अगर आप 20 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो आप एग्जाम कैसे क्वालिफाई करोगे? आप लोग कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मंथली एक साथ देख लेते हैं। यार आप दिन में 20 मिनट निकालो, 20 मिनट का लेक्चर रहता है डेली, 20 मिनट से आप डेली पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। करंट अफेयर्स एक मंथ का ठीक है, मंथली भी आता है, उसको भी फॉलो करो, वो रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। बट डेली अगर आप फॉलो करोगे 20 मिनट तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। ये मेरा गाइडेंस है आपको। तो ये मत कमेंट करो कि सर हम वीकली कर लें तो काम हो जाएगा हमारा। देखो, काम करने के लिए आप एग्जाम नहीं निकाल रहे हो, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको मार्क्स लाने हैं, आपको रैंक टॉप की रैंक चाहिए। आपको सिर्फ टाइम पास के लिए आप एग्जाम नहीं दे रहे हो कि सिर्फ गए और फॉर्म भरा और आ गए। इसके लिए तो आप कुछ भी कर लो, थोड़ा सा ये भी मत देखो, कुछ भी नोट्स लो और वही देख के चले जाओ, कुछ भी मत पढ़ो, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा ये मानना है, आप दिन में 20 मिनट्स आप निकाला करिए। 20 मिनट्स तो सिर्फ वीडियो रहता है, सिर्फ गो थ्रू क्या करो, याद नहीं भी करोगे चलेगा, सुन लिया करो, कुछ कुछ चीज़ें तो दिमाग में बैठ जाएंगी, दैट इज सफिशिएंट। ओके, याद रखिए लेक्चर आपको कैसा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको हमें कुछ हेल्प करना हो तो ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है, याद रखिएगा। आप इस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, जो मेरे लेक्चर्स हैं जो अभी आप देख रहे हैं, जैसे मंथली करंट अफेयर्स मैं करा रहा था, ओके, तो उस पर जो उसका प्रिंटेबल फॉर्म में PDF आ गई हैं, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए, उस पर आपको लाइफ टाइम में एक्सेस दे दूंगा। तो लाइफ टाइम में आपको जितनी मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं प्लस फ्यूचर में जो वीडियोज़ आने वाली हैं, उन सबका एक जगह आपको सारी PDF मिल जाएंगी। तो आपको बार बार इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर कुछ पढ़ना तो आप ईजिली वहाँ से जाकर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको PDF एक साथ पूरा सैंपल चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप करो, आपको एक साथ सारी PDF एक जगह पे मिल जाएंगी और फ्यूचर की भी उसमें अपडेट होती रहेंगी। ओके, अब आप कह रहे होंगे सर करंट अफेयर्स कर लिया बट सब्जेक्ट्स की भी क्या नोट्स आपके पास अवेलेबल है? बिल्कुल नोट्स अवेलेबल हैं। याद देखिए, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है। चाहे आप हिस्ट्री का चाहते हो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, हैंड रिटन नोट्स रहते हैं। याद देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे नोट्स रहते हैं, क्लास नोट्स रहते हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, ऐसे 14 बुकलेट्स हैं। कितनी बुकलेट्स हैं? याद रखिएगा, 14 बुकलेट्स हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इनको आप गो थ्रू कर सकते हो और एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। ओके, नोट्स को कैसे आपको क्या कहते हैं लेना है? ऑप्शंस दो हैं। एक तो आप एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप ऐप से नोट्स को बाय कर सकते हैं। क्लासेस को भी बाय कर सकते हैं, कॉम्बो पैक है, नोट्स और क्लासेस दोनों को आपको उसका मिक्सअप मिल जाएगा, आप ये भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। और अगर आप हमसे डायरेक्टली लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल, आप तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए। सॉफ्ट कॉपी लेना है, हार्ड कॉपी लेना है, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, याद रखिएगा। और थोड़ा बहुत अपने पे इन्वेस्ट करिए, ठीक है। बहुत तो मुझे मैसेज करते हैं कि सर अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए, आपसे कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं मांग रहे। कोई बड़ी एकेडमी होती है आपसे लाखों रुपये चार्ज करती, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर आप इंस्टेड ऑफ घूमने की जगह आप अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और बहुत कम फीस रहती है। याद रखिएगा, अगर आप कोई भी कोर्सेज हमारे यहाँ से लेंगे, आपको बहुत कम कॉस्ट में चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, देवाशीष क्लासेस, वहाँ से आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट जो नंबर दिया हुआ उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस जितनी भी क्लासेज हैं ये भी मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं। एक बार जाकर आप ऐप को ज़रूर विजिट करें। कोई सैंपल देखना, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। UPSC के लिए भी याद है कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइफ टाइम एक्सेस है, प्रॉपर गाइडेंस है, मैं हर चीज़ें प्रोवाइड करूँगा आपको, प्री मेंस, आंसर राइटिंग, और आपके बहुत सारे इनिशिएटिव्स मैं बता दूँ अब इस मंथ से मैं लाने वाला हूँ। अप्रैल मंथ जो है आपने देखा है प्रिंटेबल फॉर्मेट में सारे नोट्स आ रहे हैं, फिर अभी मेरे अपडेटेड नोट्स भी आने वाले हैं। प्लस मैं आपको बताऊँ बहुत सारी टेस्ट सीरीज से लेकर बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। तो याद रखिएगा उस टाइम पर उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, बट अभी अगर आप कोई भी चीज़ ज्वाइन करते हो आपको बहुत मिनिमम कॉस्ट में वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी आप ज्वाइन करोगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें उस पर प्रोवाइड करूँगा। ओके, सो आप लोग इतना मत सोचो, तुरंत जो चीज़ें हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो भी चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, याद रखिएगा इसका PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, कोई डाउट क्वेरी है ज़रूर मेंशन करिए। ओके, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ते, जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनको भी कमेंट करो और वीडियो को 15-20 मिनट तक देखा करो एटलीस्ट। आप याद रखिएगा, आपके मेमोराइज होगा और आप देख के याद करो। मैं नहीं कहता लिखो, आप इसको एटलीस्ट सुना करो, सुनने से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, कोई डाउट क्वेरी ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिए। और एक बार चैनल में फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को विजिट कर लो। आप देखो टोटली अपडेटेड चैनल है, हर चीज़ हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है ये। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।